उड़ने लगा क्यों मन बावरा रे। अगर आप एक दरवाजे पे नॉक कर रहे हैं और पूरे संसार में कह रहे हैं कि भाई मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, मैं दरवाजा नॉक तो कर ही रहा हूँ, बट अगर एक साल नहीं, मैं कह रहा हूँ 1 महीना उस दरवाजे से आवाज नहीं आ रही है ना, तो खिड़की में झांक के देखो, और खिड़की में कोई नहीं दिख रहा है ना, तो खिड़की पे चढ़ो और दीवार से फांद के देखो या झांक के देखो। सोनू ब्यूटी पार्लर करके मुझे आनंदेश्वर द्विवेदी हैं टीवीएफ में डीवीडी सर, उन्होंने मुझे एज अ हीरो देखा और मौका दिया। मैसेज मेरे बहुत क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते थे, काम करना है, दे दो मौका मार दूंगा चौका, इस तरह की चीजें मैं लिख देता था लोगों को। माय फ्रेंड आस्क्ड मी वेरी गुड क्वेश्चन, आई विल टेल यू द प्रोसीजर, जस्ट गिव मी सम टाइम, आई विल बैक टू यू। गैंग्स ऑफ वसीपुर जो है वो मेरी बहुत अजीज, मेरे लिए बहुत फेवरेट फिल्म है वो। तो मेरे पिताजी ने मेरी मम्मी के जो कुछ गहने थे वो गिरवी रख के मुझे 11वीं और 12वीं पढ़वाया है लखनऊ पब्लिक स्कूल कॉन्वेंट से। तो यूट्यूब आ गया, यूट्यूब मेरी जिंदगी में बहुत अहम रहा। बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आज हैं हम साद बिलग्रामी के साथ, जो कि एक युवा एक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत है साद बिलग्रामी। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी खुशनसीबी कि आपके साथ बैठने का, बात करने का मौका मिल रहा है। मेरी भी खुशनसीबी है कि अभी अभी आपकी फिल्म धड़क 2 में आप दर्शकों की आंखों के सितारे बने हुए हैं। तो ये धड़क 2 का सिलसिला आपके लिए कैसी कैसी खुशियां लाया है, पहले हमको बताइए। बहुत नया है, क्योंकि जैसे शुरुआत करी है, मुझे हमेशा काम करने का मौका मिलता रहा अच्छे अच्छे लोगों के साथ, चाहे वो RVC जैसे शुरुआत हो, चाहे वो TVF हो, चाहे गुल्लक पंचायत या घर वापसी जैसे शोज हो, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा रहा है। अब मुझे मालूम नहीं था, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये ऐसा निकल के आएगा। और खुशी की बात आपने जो पूछी वो ये है कि सबसे ज़्यादा मेरे लिए मोमेंट वो वाला था कि जब मैं लखनऊ गया और अपने वालिद वालिदा को लेके गया थिएटर्स। वो एक मोमेंट था, मैंने वहाँ पे बड़ा आराम से शांति से, फिल्म जब ख़त्म हुई, इंटरवल जब आया, तो इंटरवल में जब मैं मम्मी पापा के लिए पॉपकॉर्न लेने के लिए जा रहा था नीचे, तो कुछ लोगों ने ऐसे देखा और बोला, अरे ये तो सचिव जी के भाई हैं, सचिव जी के भाई हैं। तो मुझे लगा चलो अच्छा, अभी ठीक है, लगता पहचाने नहीं। जब फिल्म ख़त्म हुई तो लोग रॉनी रॉनी के नाम से बुलाने लगे, अरे रॉनी रॉनी, और सबने घेर लिया। तो उस भीड़ में जब मैं तस्वीर क्लिक करा रहा था लोगों के साथ, और मेरी नज़र जो है वो मेरे अम्मा अब्बा को ढूंढ रही थी कि वो कहाँ हैं, क्या वो ये मोमेंट देख रहे हैं, क्या जो मैं जितना बचपन से नालायक रहा हूँ, क्या उन्हें दिख रहा है कि अब थोड़ा लायक होने की उम्मीदें हैं। तो मैंने एक तरफ उनकी तरफ ऐसे देखा, तो वो दोनों मुझे, वो नीचे साइड में थे, मैं थोड़ा ऊपर साइड में खड़ा हुआ था और उनको देख रहा था, और वो दोनों मुझे ऐसे देख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नहीं थी। उनकी आंखों में एक रोशनी जैसी, मुझे ऐसा लगा कि उनकी आंखों में मुझे बिना कुछ किए, बिना कुछ आंसू बहाए, मुझे वो कनेक्टिविटी महसूस हुई कि वो बहुत, उनको प्राउड है, बहुत वो ग्रेटफुल महसूस कर रहे हैं, बहुत वो ऊपर वाले का शुक्र अदा कर रहे हैं कि हमारा लड़का वो खड़ा हुआ है ऊपर। ये तो हुई घर परिवार वालिद वालिदा की खुशियों की बात। एक खुशी वो भी होती है, ये तो सबसे बड़ी खुशी है जो आपने बताई, लेकिन एक खुशी वो भी होती है जब आप अपने पीयर के बीच में, अपने उन इंडस्ट्री फेलोज के बीच में जब तारीफें होती हैं, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे कंपाइल कर ही लें इस बातचीत के जरिए कि किन किन बड़े बड़े क्वार्टर्स से आपके पास फ़ोन मैसेज वगैरह वगैरह आए, तो उसको भी यहाँ दर्ज कर लेना ठीक होगा कि कौन कौन लोग जिनसे आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि उन्होंने देखा होगा और उन्होंने मैसेज किया या फ़ोन किया या अखबारों में लिखा या वगैरह वगैरह। बहुत स्पेशल था ये, और मुझे मालूम नहीं है कि मैनिफेस्टेशन शब्द की जो गहराई है वो क्या है। लोग बोलते हैं, लेकिन मैं बचपन से ऐसी बातें करता रहता था, ये होगा वो होगा, ये करूँगा वो करूँगा, और उसका वो बिलीफ सिस्टम ऐसा नहीं था जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसा ही होगा। मेरा ऐसा नहीं था कि ऐसा ही होगा, बट मैं, ऐसा गुजारिश थी, एक बच्चे का लिखा हुआ ख़त था कि किसी को भेजा हुआ है कि ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो वैसा होता है कई बार, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ। तो मैं जब मैंने 2 तारीख का टिकट कराया था कि 1 को फिल्म रिलीज़ होगी, मैं 2 तारीख को घर जाऊँगा, माता पिता के साथ फिल्म देखूँगा, दोस्तों के साथ देखूँगा, खाऊँगा पीऊँगा ढाबे वाबे पे, बढ़िया। वक्त ही नहीं मिल पाया। जब 2 तारीख 1 को फिल्म आई, और मैं 1 को ही जब मैं उठा, एक 12-1 बजे के, क्योंकि प्रीवियस डे वो हुआ था प्रीमियर वगैरह, तो लेट नाइट भाग दौड़ी थी। तो जब मैं उठा और मैंने फ़ोन चेक किया तो मेरा फ़ोन काफ़ी मैसेजेस से भरा हुआ था, ब्लू 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 टिक्स लगे हुए थे। तो उसमें से जो धड़क 1 के हीरो हैं, जो शाहिद कपूर साहब के भाई हैं ईशान खट्टर, उनका बहुत प्यारे उनके 2 मैसेजेस पड़े हुए थे कि मुबारक हो दोस्त, यू आर वेरी गुड इन द फिल्म।
आदर्श गौरव साहब जो हैं वो मैं उनके बहुत फ़ैन हूँ, बहुत अच्छे एक्टर हैं, उनके साथ हमने काम करने का मुझे मौका मिला हुआ है पहले। आपने उनका इंटरव्यू किया हुआ है, तो आदर्श का बहुत प्यारा और बहुत दिल से मैसेज किया हुआ था उसने कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है भाई, सो इंस्पायरिंग कर उन्होंने लिखा हुआ था। और इन सब ने स्टोरी पे मेंशन किया, सपोर्ट किया। सुरेश त्रिवेणी सर, तुम्हारी सोलू, अनुराग कश्यप सर का तो मैंने कई दफ़ा इंटरव्यूज़ में बोल ही चुका हूँ, बहुत सब लोग जान ही चुके हैं, बट उनका ये मोमेंट मुझे हमेशा याद रहेगा कि उन्होंने गले लगा के बोला जब मैं जाने लगा, कि बोला मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। सो दैट वाज अ मोमेंट। और बहुत मतलब वैसा रहा मेरे लिए कि एक चीज़ पे मैं रोने वाला था और मुझे पता नहीं था कि मैं इतना रोने वाला इंसान हूँ। ये मैंने धीरे धीरे ज़िंदगी के साथ एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अनुराग सर वाले में मैं बहुत रोया। फिर जब फिल्म रिलीज़ हुई, फिल्म मैंने प्रीमियर पे देखी, मैं बहुत रोया। कुछ सीन्स भी हार्ड हिटिंग थे, मुझे लगा ये क्या कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे जैसे जोया मैम का मैसेज आया या और भी लोगों का जो टिप्स के मालिक हैं, कुमार तौरानी सर, उनका भी मैसेज था कि भाई यू आर वेरी गुड इन द फिल्म, यू आर अ गुड एक्टर। वो भी वैसा था, बड़ा मोमेंट था। तो बहुत सारे इतने मैसेजेस आए मुझे। विजय नामबियर सर ने मुझे बोला कि मैं वंस आई विल कम बैक टू मुंबई, हम मिलते हैं। और जो अविनाश दास सर हैं जिन्होंने शी बनाई है, उन्होंने अपने घर का एड्रेस या ऑफिस का जुहू में जो जगह है वहाँ का एड्रेस दिया हुआ है, तो उनसे भी जल्दी मिलना है। तो बहुत सारे लोग हैं और बहुत खुल के प्यार कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे मुलाकात करनी, सबसे मिलना है, सबके साथ काम करना है। तो ये मेरी जो एक खूबसूरत सी खुशी है, ये मैंने भी आपसे शेयर करी। और इन्हीं में वो नाम भी होंगे जो आपको शायद नकली खुशी जाहिर करने वाले भी होंगे। जी जी। क्योंकि क्या होता है जब आप अपने इस सफर पे होते हैं तो वही लोग जो कभी आपको कहते हैं कि तुम्हारे अंदर वो मेटल और मीट नहीं है, वही फिर पलट कर, तो वो भी अगर कुछ तजुर्बा है तो बताइए। जी बिल्कुल तजुर्बा है। मैं तो तैयार ही रहता हूँ ऐसी बातें करने के लिए, लेकिन मैं बहुत स्मार्टली बोलूँगा क्योंकि किसी से उस तरीके का लड़ना नहीं है, वरना बोलो किसी के बारे में तो सच कड़वा लग जाता है। और दूसरा ये भी है कि लोगों को लगता है दिमाग खराब हो चुका है और वो जाके 4 जगह बोलते हैं। 4 से बोलते हैं। मुझे लगता है इंडस्ट्री में ये बहुत ज़रूरी है, किसी ने किसी के बारे में बोल दिया तो अमूमन लोगों का होता है कि हाँ ठीक है, नहीं एक्सपीरियंस, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, मैं समझा, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन ये एक टेंडेंसी होती है कि जब आप, कहा जाता है कि उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है, कि वही साध है जिसके साथ कल कुछ और एक्सपीरियंस हो और वही साध है जो आज कुछ और। हाल ही में हुआ था एक एक्सपीरियंस, और एक साहब थे जिन्होंने मुझे जब लाइक व्हेन आई केम टू बॉम्बे एंड स्टार्टेड वर्किंग विद RVCJ, तो एक साहब थे, उन्होंने बोला था कि तुम क्या करना है तुमको। मैंने बोला ये मुझे एक्टिंग करनी है इसमें, सो कैन आई गिव ऑडिशन फॉर दैट। अरे तुम, एक्टिंग बहुत अलग चीज़ है और तुम मिमिक्री के लिए बने हो, तुम अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट हो और मिमिक्री का बहुत फ्यूचर है, देखो इनको इनको इनको, तुम क्या मिमिक्री करते हो यार, तो तुम्हारा मिमिक्री में बहुत पैसा है। तो मैं ऊपर छत पे गया, फिर मैंने अपनी डायरी ली और मैंने वहाँ पे लिखा कि ऐसा ऐसा इन्होंने बोला हुआ है और मुझे बहुत दुखी फील हो रहा है ये वो। फिर मैं अपने एक दोस्त हैं शिवम शर्मा, उनके पास गया, उनको बोला मैं एक्टिंग छोड़ रहा हूँ, मैं FTII जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, मैं एक्टिंग सीखूंगा एंड आई विल कम बैक। तो उन्होंने बोला कि हमेशा ये सोचो कि तुमसे कौन बोल रहा है, जो क्रिटिसाइज कर रहा है तुमको वो कौन है, उसने क्या किया है, जो अप्रिशिएट भी कर रहा है वो कौन है और उसने क्या किया है, उसको पायदान में रखो। तो मैंने मेरे को समझ ही नहीं आया क्या बोल रहे हैं, 18 की बात है ये। मैंने बोला कि फिर मैं क्या करूं। बोली तो तुम्हारी जर्नी है, अभी तुम TVF जाने वाले हो, TVF में काम करोगे, अभी तुम RVCJ में कर रहे हो, वहाँ सीख रहे हो, फिर तुम और आगे जाओगे धीरे धीरे, यही सब तुम्हारे FTII NSD यही सब होगा। नए नए एक्टर्स से मिलोगे जो FTII पास आउट है, NSD से हैं, उनके साथ एज अ स्टूडेंट सीखना, बात करना, मिलना। मैंने वही रखा, मैं एज अ शिष्य ही लोगों से मिलता हूँ और सीखता हूँ। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि धर्मा प्रोडक्शन ने ही मेरे लिए अप्रिसिएशन पोस्ट डाल दिया। उस दिन भी मैं बहुत रोया, अचानक से देखा वॉल पे उन्होंने डाला मेरे लिए। तो ये वहाँ की जर्नी है। उगते सूरज जो आप बात कह रहे हैं वो तो बिल्कुल सच है सर। अम्मी हमेशा बोलती थी ऐसा होता है, मुझे लगता नहीं था, जब यहाँ आया तो देखा तो होता तो है। साद, आपने कहा अभी थोड़ी देर पहले बातों बातों में कि अम्मी अब्बू को लगता था कि तो नालायक बच्चा है, कुछ तो कर गुजरा, तो अब्बू को लगता था। किस तरह नालायक थे आप तब? कोई भी आप क्राइम बोलिए सभी करता था। स्कूल में लड़ाई हो जाती थी, कहीं किसी की साइकिल तोड़ दी, किसी की बाइक कैंची से खोल के लिए चले गए, तो बहुत परेशानी। मतलब अब्बा को खासकर बहुत, अब्बा बहुत इज्जतदार, बहुत, हर मोहल्ले में, पूरे मोहल्ले में अगर वो खड़े हो जाए इलेक्शन में तो लोग वोट देते हैं।
इतना ज़्यादा उनका वो इज्जत और मर्तबा है, बड़े से बड़ा आदमी और कोई किसी दुकान पे काम करने वाला आदमी या कोई कोई लेबर भी है जो घर पे आता है, वो मेरे पिताजी की बहुत इज्जत करता है। वो इज्जत, वो लेगेसी मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा था, आसपास नहीं पहुंच पा रहा था। मेरी अपनी डिफरेंट जर्नी थी, लेकिन मेरी बहुत बदतमीज किस्म का था। वो किसी कोई बड़ा कुछ बोल रहा है, डांट रहा है तो उसको सुनना नहीं है। हाँ, रिलीजियस पर्सपेक्टिव से बहुत सारे सवालात थे मेरे पास हमेशा से, ये ऐसा तो ये ऐसा क्यों नहीं, ये ऐसा क्यों नहीं, हाय तौबा, डांट पड़ी। तो वो बड़ा सा रहता, ये क्या करेगा, पढ़ाई में जीरो है, करेगा क्या। बट मुझे नहीं मालूम था कि मेरा जो रुझान था वो बहुत क्रिएटिविटी की तरफ बहुत था। मुझे पेंटिंग बनाना बहुत पसंद आ गया बचपन में, तो मैं पेंटिंग ही कहीं से जुगाड़ करके सबके चेहरे रोक रोक के घर परिवार के लोगों को बैठा दिया, जबकि सबके वाहियात, जो जितने सुंदर दिखते हैं उनके उतने खराब चित्र मैंने बनाए। तो सबके चित्र बनाता था। फिर धीरे धीरे फिर डांस करना शुरू किया, थोड़ा क्रिटिसिज्म हुआ, डांस कर रहे हो, मिमिक्री, आवाज़ें निकाल रहे हो। तो यूट्यूब आ गया, यूट्यूब मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम रहा। मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शुरू किया तो लोग मोहल्ले में बोलने लगे कुछ कुछ कि हाँ अच्छा कर रहा है, क्योंकि मैं डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर प्ले करता था, औरत, आदमी, बूढ़ा, लेबर, दुकानदार। तो वो उनको लगता था कुछ तो ठीक है, क्योंकि वहाँ ना उस तरफ लोग आर्ट में अगर आप मिमिक्री कर दें, अरे आवाज़ चेंज कर दी, ये तो मोजिज़ा हो गया, वो ऐसा हो जाता था, इसलिए अप्रिशिएट करते थे। तो वो भी वही मेरे घर वालों को लगता था कि कहीं जॉब कर ले, डॉक्टर बन जाए या सरकारी नौकर बन जाए, हम ट्राई करेंगे कि तुम सरकारी में लग जाओ, तुम्हारी सेट हो जाए, शादी हो जाए, इज्जत रहे। वो इज्जत का बड़ा रहता था। तो लेकिन जो सबसे खूबसूरत बात है मेरे वालिद साहब की, वालिदा की, उनकी ये रही कि उन्होंने कभी हमें बोला कि हम फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है हमारे पास, हम नहीं कर सकेंगे। एक्टिंग और हीरो बनना, जो भी चीज़ें हैं इंडस्ट्री की, ये बहुत अमीर लोगों के शौक हैं, ये हमारे शौक नहीं होते साथ। और समाज भी थूकता है इन सब चीज़ों को। और हालांकि वो राजेश खन्ना के बहुत बड़े फ़ैन हैं। राजेश खन्ना की हाथी मेरे साथी राजेश खन्ना साहब की, उन्होंने 500 बार देखी होगी। लेकिन मुझे यही सवाल मेरा आता था, मैं छोटा था 10वीं कक्षा में, तो राजेश खन्ना साहब को आप इतना देखते हैं, तो उनके पास उस बात का जवाब नहीं होता था क्या बोलेंगे। तो मेरा वही था कि तो उन्होंने ये बोला कि तुम जो करना चाहो करो, हम कुछ कर नहीं पाएंगे तुम्हारे लिए, लेकिन हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। तो वो बड़ा अच्छा रहा। मेरा घर वापसी करके शो है जियो हॉटस्टार पे, उसकी स्क्रीनिंग थी, प्रीमियर था। मैं उनको मुंबई लेके आया, वहाँ ले गया, अंदर घुसते ही मेरा बैनर लगा हुआ था। दे वर वेरी इमोशनल, सारे लोग आए, उनसे मिले, सबने उनसे आशीर्वाद लिया, मम्मी पापा से, मुंबई पूरा उनको घुमाया। तो अभी वो खुश हैं। आपके वालिद क्या करते हैं? शाहरुख साहब वाला डायलॉग याद आ गया, कमाल करते हैं। लेकिन वैसा वाला वैसी वाली बात है कि मेरे वालिद पिछले आई थिंक 10 साल हो गए होंगे, वो अब घर पे ही हैं। अभी 5 साल पहले उनको हार्ट अटैक आया था, उसके बाद से मुझे लगा कि उन्हें करने की ज़रूरत नहीं है कुछ। वो चिल करते हैं, वो नमाज पढ़ने आते हैं वापस उनके। फिर भी उन्होंने, जब आप लोग छोटे थे तो उन्होंने क्या पेशा क्या किया? तो उन्होंने पीसीओ खोला था, पीसीओ पे फ़ोन पे बात करवाते थे लोगों की, बड़े जोड़े आते थे बात करने। तो उसके बाद उससे पहले एक फैक्ट्री में काम किया था सीतापुर में, वो बंद हो गई थी समाऊ। पीसीओ खोला था, वो बंद हो गया था। फिर उसके बाद उन्होंने एक टॉफ़ी बिस्किट की दुकान खोली थी, वो भी बंद हो गई थी, वर्कआउट नहीं हो पाई थी, तो चीज़ें कुछ चल नहीं पा रही थी। तो मेरे बड़े पापा जो हैं फरीद बिलग्रामी साहब, उन्होंने फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली हर तरह से बहुत सपोर्ट किया है। आज भी बहुत ख्याल रखते हैं, जिनसे मैंने थोड़ी देर पहले आपका रब्ता हुआ था उनसे। तो उनका मैं बहुत शुक्रगुजार वाली बात नहीं, ऐसी छोटी बात हो जाएगी। मेरे बहुत ग्रेटफुल हूँ कि ऐसे बड़े पापा, ऐसे परिवार वाले हैं। बड़े पापा जो मेरे कजिन्स हैं, बड़ी मम्मी हैं, सारे लोग, ये जॉइंट फैमिली बहुत आज के टाइम पे बहुत कम मिलती है जो खूबसूरत हो। तो वो मैं इसमें ग्रेटफुल हूँ कि वो मेरी ऐसी फैमिली है। तो इस तरह आप पैदा कहाँ हुए? मैं खैराबाद में पैदा हुआ सर। खैराबाद में पैदा हुए। आप भाई बहनों में सबसे बड़े हैं? सबसे बड़ा वाला। अच्छा, तो फिर पढ़ाई क्या हुई आपकी? मेरी पढ़ाई ये हुई कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहा है कि मैं जब पैदा हुआ खैराबाद में, और खैराबाद में पैदा हुआ तो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं थी, और मैं शैतान बहुत था। तो मेरी एक मौसी हैं, खाला हैं, जिनका जो सरकारी टीचर थी, वो ख़ानदान के हर एक लड़के को, जिनके यहाँ ना फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं और पोटेंशियल अगर उस लड़के में, तो उसको पढ़ाती थी। वो कुछ करता था ज़िंदगी में और उसे उनके घर जाने देती थी, जॉब लग जाती थी। तो 2-3 लोगों को उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया। आखिरी मेरा नंबर था, वो नहीं रही, उनकी फौत हो गई प्रीवियस ईयर। तो उन्होंने मुझे बोला, तो ये 2003-4 की बात है, स्कूल है जो बहुत कम जगह, मैंने बात करी नहीं अभी, अर्चना बाल विद्या इंटर कॉलेज, जहाँ मुझे कक्षा 3 में मौका मिला पढ़ने का, जहाँ मैं रोता था, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, वहाँ नहीं अच्छा लग रहा है। 6 महीने उन्होंने रखा, फिर भगा दिया, ये रह नहीं पाएगा, ये रोता रहता है यार, मुझे नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना। वापस में आया, खैराबाद में पढ़ा, स्टडी पॉइंट स्कूल में। खैराबाद में मैं फिर 6ठी से वापस 6ठी कक्षा से मुझे बिलग्राम भेज दिया गया, मौसी के पास कम बैक हुआ मेरा। मौसी के पास रहा, मौसी ने मुझे पढ़ाया। मैं लखनऊ पब्लिक स्कूल है माधवगंज में,
SP सिंह साहब का, लखनऊ में बहुत पॉपुलर है, वहाँ मुझे पढ़ाया 6ठी कक्षा में। पढ़ने में बहुत ख़राब था, इस कारण मुझे मेरी एक और मौसी के एक मुँह बोले भाई हैं, उनका नाम है जितेंद्र कुमार शर्मा, जो उस स्कूल के टीचर थे। उन्होंने बोला इस लड़के में स्पार्क दिखता है मुझे, पढ़ने में पता नहीं कैसा है, बट इसको मेरे स्कूल भेज दो, मैं पढ़ाऊंगा इसको। उन्होंने मुझे गुरु राम राय, तो हरदोई से, बिलग्राम से हरदोई 30 किलोमीटर है, तो मैं बस से जाता था रोज पढ़ने। कई बार बस छोड़ देता था, अब्बू ने रंगे हाथों पकड़ा, सड़क पे ही मारा। तो मुझे गुरु राम राय में पढ़ता था। गुरु राम राय में मैंने 7वीं और 8वीं पढ़ी। मुझे अच्छा कॉन्वेंट जैसा स्कूल था वो, इंग्लिश मीडियम, मुझे नहीं जमा। मुझे लगा यार ये बिलग्राम में जो आदर्श बाल विद्या इंटर कॉलेज है, यहाँ लंच में लोग घर आ जाते हैं अपने, मुझे ऐसे स्कूल में पढ़ना है जहाँ मैं लंच में अपने घर आ सकूँ। और घर वालों को बेवकूफ़ बना दिया कि अरे वो वहाँ पे मैं गुंडा बन जाऊंगा, गैंगस्टर बन जाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। घर वाले एकदम तंग आ गए, उन्होंने वापस उसी स्कूल में एडमिशन करा दिया, जिसका नाम आदर्श बाल विद्या इंटर कॉलेज है, जो बिलग्राम में है। ये दूसरा स्कूल है, आदर्श बाल विद्या दूसरा था। तो मैंने यहाँ 9वीं 10वीं करी है। फिर मुझे कहीं 10वीं में पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ना है। फिर मैंने मौसी से हाथ पैर जोड़े। मौसी ने कहा अब मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी। तो बड़ी फिल्मी स्टोरी है। मैं तो, मेरे पिताजी ने मेरी मम्मी के जो कुछ गहने थे वो गिरवी रख के मुझे 11वीं और 12वीं पढ़वाया है लखनऊ पब्लिक स्कूल कॉन्वेंट से, जिसका रियलाइजेशन मुझे शायद तब होता तो शायद मैं मेहनत से पढ़ता। मुझे नहीं था, मुझे बहुत लेट हुआ। और आज भी कभी भी सोचता हूँ तो मेरी आंखें नम होती हैं वो सोच के, लेकिन तब भी मैं बदतमीजी था। अब उनके नसीब से या मेरे थोड़ी बहुत एफर्ट से मेरे 82% आए यूपी बोर्ड से। मैंने इंटर पास किया है, फिर उसके बाद मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस में ग्रेजुएशन किया है। वहीं तक मेरी पढ़ाई हुई है। अभी मेरा मन है, मैं और पढ़ना चाहता हूँ। कुछ क्या पढ़ना चाहता हूँ मुझे नहीं पता, मैं पढ़ना चाहता हूँ और सीखना चाहता हूँ। तो अभी फिलहाल ऐसे चल रही है जिंदगी। आपने कहा कि पैदा आप खैराबाद में हुए, और बिलग्राम में क्या था? बिलग्राम की कहानी ये है कि जो मेरे पूर्वज थे, मतलब मेरे दादा, अगरदादा, परदादा, वो बिलग्राम के बहुत बड़े जमींदार थे, बहुत ज़्यादा बड़े। मतलब अभी उनके किस्से ही सुनाते हैं हर आदमी कि पूरा बिलग्राम, खैराबाद उनका था, मेरी दादी, ये सब। तो बिलग्राम पूरा बड़ा वो था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे पीढ़ियाँ चेंज होती रही, तो केस, मुकदमे, जमानत, वो प्रॉपर्टी वाली चीज़ें जब सरकार ने जब्त करवा दी थी तो बहुत सारी चीज़ें चली गई। तो धीरे धीरे मेरे जो बड़े पापा, जिनसे मैंने तारुफ कराया आपका, वो खैराबाद आ गए थे। कि मैं, क्योंकि मेरे दादा खैराबाद आ गए थे, फिर माइग्रेट शब्द यूज़ कर सकते हैं, खैराबाद आ गए थे, यहाँ कुछ बिजनेस करेंगे। तो वो खैराबाद में रहने लगे। वहाँ जो भी कुछ और रिश्तेदार थे, जॉइंट फैमिलीज थी, वो भी वहाँ के बहुत बड़े जमींदार थे। मेरे जो फादर हैं वो खैराबाद में पैदा हुए, लेकिन बिलग्राम में क्योंकि इतना साम्राज्य टाइप था, वो जाना आना लगा रहता था। लेकिन जब मैं पैदा हुआ, मैं खैराबाद में पैदा हुआ, BCM हॉस्पिटल है वहाँ पे। तो जब वहाँ मैं खैराबाद में पैदा हुआ, तब मैंने देखा कि घर तो बहुत बड़ा है। हर आदमी मोहल्ले में नाम बुलाते नहीं थे, मोहल्ले के लोग आज भी नहीं बुलाते हैं, मियाँ बोलते हैं, मियाँ ये सलाम, मेरे बूढ़ा आदमी। और बिलग्राम का उल्टा है, कोई हाथ चूमने लगता है तो मैं तो भागता हूँ, मैंने कैसा क्या किया, मैं तमीज़ किस्म का आदमी, मेरे हाथ क्यों चूम रहे हो। बट लोगों के अपने बिलीफ सिस्टम है कि आप जो है उस पीढ़ी से आते हैं, प्रॉफिट की पीढ़ी से आते हैं, उस तरीके का जो भी है। मेरा बिलीफ सिस्टम उतना ऐसा रहा नहीं है। मैं हमेशा पानी जैसा रहा हूँ कि चलो फिरो, घूमो, इधर जाओ, यहाँ बैठो, वैसी रहा है। तो खैराबाद में जब मैं पैदा हुआ, फिर मैं बड़ा हो रहा था, तो मेरा घर बहुत बड़ा है खैराबाद में। आई थिंक लगभग 10,000 स्क्वायर फीट, 12,000 स्क्वायर फीट में पूरा घर है। और हमारे घर के अंदर एक मस्जिद आती थी, घर के अंदर लेफ्ट साइड में तालाब भी था, इतना बड़ा था। फिर धीरे धीरे टूट टाट के पार्टीशन हुए हैं, क्योंकि वो पूर्वजों का है। तो जब मैं पैदा हुआ तो मैंने कोई गरीबी नहीं देखी है सर, ऐसी भी गरीबी नहीं देखी है। लेकिन ये था कि मैं अपने खाना पीना था, छत नहीं टपकती थी, ये सब कुछ नहीं है। लेकिन मैंने अगर मुझे मोबाइल चाहिए नहीं मिल सकता, मुझे साइकिल चाहिए नहीं थे, मेरे को बड़ा टीवी चाहिए नहीं है, घूमने कहीं जाना, ये सब नहीं था। पढ़ो लिखो खाना खाओ, इतना था। लाइट आ रही है, लाइट मिलेगी आपको, बट बाकी और फैसिलिटीज, मेरे बड़े पापा क्योंकि गवर्नमेंट टीचर थे, बड़ी मम्मी, उनके जो बेटे हैं उनके शौक पूरे होते थे, वो मेरे सामने मुझे दिखता था, वो चीजें कर सकते थे। तो फिर मुझे उसके बाद वो साइकिल मिल जाती थी, उनका लैपटॉप मुझे 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए चलाने को मिल जाता था। वो वहां से मुझे कभी गिल्ट नहीं हुआ उसका, मैं तो एंजॉय करता था, मांगता था नहीं देता था, वरना चुरा लेता था, सिंपल था मेरा। तो ये ऐसा रहा। तो फिर से अगर पूछूं कि बिलग्राम से क्या रिश्ता है, बिलग्राम आपका पुश्तैनी जमीन है, फिर सब लोग खैराबाद चले गए। और यहाँ हम अपने देखने वालों को बता दें कि खैराबाद हो या बिलग्राम हो, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बहुत नज़दीक जगह हैं, और ये दोनों ही जगह ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्व की जगह हैं। जिसमें से खैराबाद में तो जावेद अख्तर साहब के दादा शायद या परदादा मुज़्तर खैराबादी के नाम से खैराबाद जुड़ा हुआ है। इसके अलावा बिलग्राम से भी बहुत सारे साहित्यकार, कवि और लेखक
वहाँ से निकले। और ये दोनों ही शहर, दोनों ही जगहें, कस्बे बहुत ही ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान है। और कई बार इसमें हो सकता है कि आपको विरोधाभास दिखाई दे कि एक युवा एक्टर जो मेरे सामने बैठा हुआ है, उसने कहा कि उसके पिता कुछ टॉफियों की दुकान लगाते थे, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमारे पास 10,000 एकड़ की या वटेवर गज की जगह थी और तालाब भी था और दरवाजे पे घोड़े बंधे होंगे या हाथी। लेकिन इसमें कोई विरोधाभास देखने की जरूरत नहीं है। समाज जिस तरह बदला, उसके इतिहास को समझने से आप इस बात को समझ पाएंगे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी नंबरदार नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, इरफान खान साहिबजादे इरफान खान हैं, और हमारे सामने 7 बिलग्रामी बैठे हुए हैं जो बिलग्राम की उसी ऐतिहासिक ज़मीन से आते हैं जहाँ उनके दादा परदादा जमींदारी छोड़ कर गए। पूछूंगा कि खैराबाद में जो ये बचपन आपका गुजर रहा था, उसमें पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा फोकस में आपके थी नहीं, अगर कहा जाए तो क्या चीज़ें थी जिसमें बहुत मज़ा आता था? डांस करने में बहुत मज़ा आता था, मुझे गाना गाने में बहुत मज़ा आता था, मुझे मिमिक्री करने में बहुत मज़ा आता था। जुनून था। अब ये जुनून मैंने डेवलप कैसे किया है, ये आज भी मैं सोचता हूँ। मैंने कोई मेरी डेवलप करने में वो नहीं, मेरा एफर्ट दूसरा है। मेरा एफर्ट ऐसा है सर कि आज कल रात में ही मैंने कम से कम 15 डायरेक्टर्स को ढूंढ के मैसेज किया है, हाय दिस इज साद, प्लीज वॉच माय फिल्म धड़क 2, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले एन एंटागनिस्ट। अब वो देखें ना देखें, क्योंकि ये चीज़ मैं शुरू से करता आ रहा हूँ, जब भी मैं मुंबई आने से पहले ही करता आ रहा था, और वही जर्नी है। मेरा एफर्ट उधर ज़्यादा रहा है क्योंकि वी आर वेरी ग्रेटफुल। आज की जनरेशन में आप लोग जब आप थे और आपके वक्त तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात थे। हमारे टाइम पे मुश्किलात हैं, लेकिन हमारे टाइम पे कितनी ज़्यादा सोर्सेस कितने ज़्यादा हैं। अगर आप उसका अभी आप डेविएट कर रहे हैं। मुद्दा ये है कि खैराबाद में मज़ा किस में आता था? मैं उस पर घुमा के आ रहा था, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो मैं खैराबाद में मज़ा मुझे इस पर आता था कि जैसे कि सबसे पहले मैंने मिमिक्री करना शुरू किया, कि मुझे मिमिक्री अजीबोगरीब तरीके से आ गई। मैं ट्रेन में बैठा जा रहा था किसी के साथ, वहाँ एक लड़का था, उसने बहुत अच्छी मिमिक्री करी, और ये बात होगी सर 2005 या 6 की। मैंने बोला कि यार मुझे ये जो इसने किया मुझे सीखना है। फिर मैं लग गया देखने में कैसे क्या है, कैसे सीखते हैं, कैसे फिल्मों में देख रहा हूँ, लोगों के मोबाइल उस वक्त था नहीं मेरे पास, तो लोगों में देखना तो मैं मिमिक्री करते करते रात भर प्रैक्टिस। मुझे मेहनत लगती नहीं थी, क्योंकि और अगर आपको मैं बताऊं कि 12 बजे रात से मैं सुबह 4 बजे तक सड़क पे डांस कर रहा था, क्योंकि मुझे मजा आ रहा है। इसलिए जिस काम में आपको मजा आएगा उसमें आपको संघर्ष नहीं लगेगा। संघर्ष आपको उस काम को पहुंचाने के लिए संघर्ष बिल्कुल लगेगा, एफर्ट बिल्कुल लगेगा, लेकिन उसमें मैं जैसे कि मिमिक्री पूरी रात कर रहा हूँ, मेरी अम्मी उनको पागल घोषित कर चुकी थी ये क्या किसी आवाजें निकाल रहे हो रात भर, सो जाओ। तो मुझे मजा आ रहा था, मैं छत पे देख रहा हूँ ऐसे पंखे को देखते देखते बच्चन साहब की आवाज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, मिस्टर शाहरुख खान साहब की आवाज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, वो करता था। फिर जब ये डांस रियलिटी शोज आना शुरू हुए, रियलिटी शोज में मैंने देखा ये बड़ा अच्छा नाच रहे लोग, उनके वीडियोस लगा के देखना शुरू किया। तब तक मोबाइल मिल गया था, तो उनके वीडियोस में स्लो मोशन में देखता था। आज भी मैं फिल्मों के ट्रेलर स्लो मोशन में देखता हूँ, आवाज निकाल के। पता नहीं मुझे क्या दिक्कत है, मैं स्लो मोशन में पूरे देखता हूँ और मुझे बहुत मजा आता है। तो जैसे मैंने डांस देखता था उसका, बहुत सारे लोग डांस करते थे, धर्मेश सर वगैरह और राघव जुएल, उनको देखता था, और उनकी वीडियोस देख के मैं रात में कान में हेडफोन लगा के घर का दरवाजा खोल के बंद करके बाहर से हल्की सी सिटकनी लगा के घुस के रोड पे जाता था, और एक मरकरी लाइट थी, उसके रिफ्लेक्शन में मेरी परछाई थी, कान में हेडफोन लगा और मैं नाच रहा हूँ। अगर कोई आसपास से निकल जाए उसको लगेगा भूत है या पागल है, क्योंकि वो मैं रात के 1 बजे से 4 बजे तक नाच रहा हूँ, पूरे पसीने में लथपथ। घर आता था चुपचाप वापस बन के सो गया। तो ये सब कर रहा था। मुझे लगता था मैं डांसर बनूंगा, उससे पहले लगता था सिंगर बनूंगा। तो बट आर्ट कहीं ना कहीं थी कि आर्ट फील्ड में कुछ करना है, वैसा था सर। तो मजा मुझे क्रिएटिव चीजों में ही आता है। तो इस तरह जब आपने अपनी इंटर की पढ़ाई कर ली, फिर कुछ करेस्पॉन्डेंस की पढ़ाई भी आधी अधूरी कर ही ली होगी, ये सब करते हुए यूट्यूब आपकी जिंदगी में आ गया। क्या हुआ? यूट्यूब जब आया तो मुझे, मेरे दोस्त हैं स्कूल के पढ़े हुए हैं, शायर हुसैन नाम है उनका, जामिया से पढ़े हुए हैं वो, तो शायर ने मुझे बोला 2008 में तुम वाइन्स बनाओ। वाइन बोल रहे हैं हराम है, तो उसने बोला नहीं वो वाइन्स नहीं, ये वाइन्स। मैंने सिर्फ मजाक में लिया उस चीज़ को। तो मैंने बोला क्या होता है, कहता 6 सेकंड का वीडियोस होते हैं, बहुत चलेंगे। मैंने बोला ठीक है मैं देखता हूँ। फिर मैंने सोचा क्या करूँ, मैं बाहरी कमरा है मेरा एक, ये खैराबाद की बात बता रहा हूँ कि मैं खैराबाद आता रहता था, डायरी और पेन पेपर लेके, आज भी डायरी है मेरे पास वो।
वो डायरी पे मैंने कहा क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो मैंने सोचा कि कुछ बनाता हूं। तो मैंने ना ऐसे करके क्या बनाऊं, मैंने कहा अरे अब गैंग्स ऑफ वसीपुर जो है वो मेरी बहुत अजीज, मेरे लिए बहुत फेवरेट फिल्म है वो। और मेरे उसकी अकल भी नहीं थी उस वक्त। मैंने कहा कि इसका कुछ बनाते हैं, तो मैंने लिखा गैंग्स ऑफ बिलग्राम। बैठा मैं खैराबाद में हूँ, मैंने उसको लिखा ये कैरेक्टर ये कैरेक्टर ये कैरेक्टर ये कैरेक्टर। बिलग्राम पहुंचा कुछ दिन के बाद, मैंने लोगों को इकट्ठा किया, मोहल्ले के लोग, बच्चे छोटे छोटे, सबको इकट्ठा किया। मैंने कहा एक फिल्म बनाते हैं। क्या फिल्म है? मैंने कहा गैंग्स ऑफ बिलग्राम। सब बोले अच्छा। मैंने मेरा फोन रहेगा, मैं कर लूंगा। और वो फिल्म शूट करने में लगे 6-7 दिन। कैसे? जैसे किसी बच्चे अचानक से हम बैठे हैं, देखा मेरा कजिन जो है वो स्कूल से पढ़ के लौट रहा है, तो मुझे याद आया अरे कहानी के बाद इसका किडनैपिंग का सीन भी डालना है। गाड़ी भी खड़ी है, ये स्कूल से आ रहा है, रुक 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 रुक, वहीं मोबाइल लिया, वहीं से उसको कार का दरवाजा खोल के अंदर डाल दिया, कट मिल के जाओ। मेरे मामा के हम एक कोई मिनिस्टर आए हुए थे, कोई कुछ लोग आए हुए थे। तो वो मैंने देखा एक बहुत गाड़ियां हैं। मेरा कैरेक्टर जो मंत्री जी का, उसकी एंट्री तो ऐसे करा सकता हूँ ना कि ये जाएंगे, कट्टू बैठा हुआ है सामने, यस। तो मैंने वो शॉट लगाया जब उनकी गाड़ियां जा रही हैं, वो शॉट लगाया। और एक शॉट लगाया, अंदर गया मिनिस्टर साहब के साथ, वो पुलिस वाले थे, उनसे रिक्वेस्ट करी, सर वो आप क्या थोड़ी देर ऐसे हमारे साथ चल लेंगे क्या? बोले मतलब? मैंने कहा ऐसे वॉक करना है, ये फिल्म बनेगी आपको भेजूंगा। ठीक है। तो उनके कमरे से मेरे साथ 5-6 लोग और वो पुलिस वाले भी हैं, वो वॉक कर रहे हैं, और एम्बेसडर जो व्हाइट कलर की थी उसके पास हम आते हैं, और वहां पे कट के बाद वो कार का शॉट, कार आ रही है, सारे एडिट पे लगा दिया है, वहां वहां वहां, और कट्टू उसके बाद मैं बैठा हुआ हूँ कहीं। वो सब आपको यूट्यूब पे मिलेगा, गैंग्स ऑफ बिलग्राम के नाम से। उसके 2 पार्ट बनाए मैंने, एक के 12-15 हजार व्यूज हैं और एक के 15 हजार व्यूज हैं। उस समय वहां पे वो बहुत चली, और कोई लाइटिंग नहीं, नथिंग, सिर्फ फोन पकड़ के। वही मुंबई में मुझे नहीं लगता था, मुंबई में कई लोगों ने, बहुत सीनियर, खालिद हाशमी साहब हैं, खालिद हाशमी साहब हिंदुजा में काम करते थे, रजत शर्मा साहब जो आपके अदालत, उनको असिस्ट किया उन्होंने। और अभी जो रवीना टंडन मैम का जो स्टूडियो है, जिसके फाउंडर ही खालिद साहब और राजीव जी हैं, जो उनके दोस्त भी हैं और फाउंडर भी हैं। रवि टंडन स्टूडियोज नाम है, रवीना टंडन के फादर के नाम से, तो उसके फाउंडर हैं। तो ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई दैट फिल्म। 8 साल पहले उनको मैंने भेजी थी फेसबुक पे, तो कि तुम वहां रह के बना सकते हो तो यहाँ तो कुछ कर सकते हो, तो यहाँ आओ, मुंबई आओ और आओ मिलते हैं। तो उन्होंने 3 महीने मुझे लगे उनसे मिलने में, बट मैं मिला और अपॉइंटमेंट ले लेके मिलता था उनसे। आज मैं उनके छोटे भाई जैसा हूँ। तो उन्होंने बहुत खूबसूरत मेरे लिए 7 धड़क देखने के बाद 7 पेज का ट्वीट किया मेरे लिए, वो मैंने अपनी उस पर भी डाला है इंस्टाग्राम पे। तो ऐसे मैंने वो यूट्यूब मेरी जिंदगी में आया। अब गैंग्स ऑफ वैसे बिलग्राम बना ली थी, तो उसके बाद मैंने छोटे छोटे कैरेक्टर्स प्ले करना शुरू किया, सड़क पे, रोड पे, मिमिक्री, सब कुछ। तो मेरे धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ने लगे। तो ये सर ऐसे मेरी जिंदगी में यूट्यूब आया। ये तो पूछूंगा अभी आगे चल के कि आप खैराबाद से बम्बई कैसे आए और क्या हुआ, लेकिन अभी बताइए कि ये जो गैंग्स ऑफ खैराबाद, बिलग्राम और यूट्यूब की ये जो जर्नी, जिसमें मिमिक्री एक कॉन्टिन्यूअस बहती हुई धारा है, पहले तो कुछ मिमिक्री हमें करके दिखाइए। क्या मिमिक्री करते रहे आप यूट्यूब के जमाने में? हाँ, आपकी मैं ऐसे मजाकिया किस्म का आदमी हूँ सर। मैं मिमिक्री, दिमाग में मेरे कंट्रोवर्शियल लोग चलने लगते हैं सर, ये मेरे साथ दिक्कत है। हम काट देंगे, फिर मजा नहीं है सर का, मतलब थोड़ा कंट्रोवर्सी हो जाए तो रिस्क लीजिए। मैंने मिमिक्री तो जैसे इरफान खान साहब मेरे बहुत अजीज हैं और मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। जब मुझे अकल आई तो मुझे समझ में आया कि मुझे क्या पसंद आ रहा है। तो इरफान साहब जो करते थे वो थोड़ा सा मैं करके दिखाता हूँ कि हासिल फिल्म आई थी दिग्मांशु धूलिया सर की, उसका एक डायलॉग है कि अरे क्या हुआ, अच्छा ये होगा, लड़की बदनाम थी लेकिन बिरादरी के लिए कहा कि भैया हम करेंगे, आपके घर से हो गई गद्दारी, लड़की फुर हो गई। अरे कैसा खानदान है आपका, अरे घर के होने वाले दामाद के साथ ऐसा सलूक, शादी होने वाले थी आज हमारी, सारे रिश्तेदार हमारा बराती बने बैठे, हमने कपड़ा उपड़ा सिलवा ली, सुबह से पहन के बैठे हैं, अब क्या बताएं उनको, हमारी दुल्हन भाग गई, चलो चलो गाड़ी स्टार्ट करो चलो। तो वैसा, मतलब ही वाज द फर्स्ट एक्टर जिनका मुझे नाम नहीं पता था, मानो या ना मानो मैं देखता था स्टार प्लस पे। तो मैंने वहां से, वो बात नहीं दोहराऊंगा, वो बात हो चुकी है, हुई है मैंने दुनिया में। और मानो ना मानो वाले, हाँ आगे बढ़िए। नहीं नई बातें करेंगे सर। हाँ, बताइए और मिमिक्री। और बताऊं, मजा आ रहा है आपको? बिल्कुल ठीक है सर। तो नए एक्टर्स में किसी की करके बताऊंगी, मैं नवाज सर की करता हूँ मैं कि किक फिल्म का एक डायलॉग है, जब वो बोलते हैं कि
डर गया। मुझे बड़ा मजा आता है जब कोई डरता है, पता लगता है उसे अपनी जिंदगी की परवाह है, और जिसे जिंदगी की परवाह होती है माँ कसम मारने का मजा उसी को आता है। मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। फिर भी मुझे इरफान साहब ने इंटरव्यू के लिए बुलाया, बड़ा अच्छा लगा। तो ऐसा कुछ रहता है। और एक और बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़े। एक और बताऊं मैं, रिलीजियस स्कॉलर है जाकिर नायक साहब। तो मैं स्कूल में करने एक बार मैंने करके ट्राई किया, तो मैं क्योंकि उसको बहुत ब्रीफ में नहीं करूंगा सर, क्योंकि वो अलग एक पूरा आइटम हो जाता है, बट मैं सिंपल सी बात करूंगा। आप मुझसे कुछ भी पूछिए कि आप मुझसे बस इतना कहिए सर कि जी मुझे ये बात समझ में आ गई, जी मुझे ये बात समझ में आ गई। माशाल्लाह, माय फ्रेंड आस्क्ड मी वेरी गुड क्वेश्चन, आई विल टेल यू द प्रोसीजर, जस्ट गिव मी सम टाइम, आई विल बैक टू यू। ऐसा उनका आता है। हाँ तो खैर दिखे नहीं कभी इधर। हाँ, बहुत दिनों से दिखे नहीं है यारी रोड वगैरह दिखे नहीं, तो मुझे पता नहीं। अच्छा बताइए, फिर आप खैराबाद से किन हालात में मुंबई आए? सर मैं देखिए, मेरे को इंटरव्यू करके आपके साथ तो ये बड़ा मजा आ रहा है, और अभी तक का पहला वो वाला एक्सपीरियंस है जिसमें बातें लग रहा है हो रही है, क्योंकि बीच में आप डांट भी देते हैं हल्का सा, तो वो भी मेरे लिए बहुत मजेदार चीज़ है, तो अच्छा लगा मुझे। नहीं, चूंकि आप खुद भी इंटरव्यू करते रहे और बड़े बड़े सितारों के साथ आप बैठे, तो पहले तो मेरा दिल था कि इसको रिवर्स कर दिया जाए, बजाय मैं आपका इंटरव्यू करूं आप ही मेरा इंटरव्यू करें, क्योंकि मेरे बहुत सारे देखने वाले चाहते हैं कि एक दिन मेरा इंटरव्यू कोई सेलिब्रिटी करे। अरे सर, मैं तैयार होकर आता हूँ आपका इंटरव्यू करने के लिए, मुझे तैयारी की जरूरत है, मैं करूँगा 100%, आप मुझे मौका दीजिएगा। ये वादा रहा? वादा सर, 100%। दूसरा, खैराबाद वाली जो आप पूछ रहे हैं कैसे आना हुआ मुंबई, वो तो बहुत मज़ेदार चीज़ मैं आपको बताऊंगा, फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा, और बहुत लोग जो जनता देख रही है वो भी मोटिवेट होगी, कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है पैसे तो भी आ सकते हो, ट्रिक है मैं बताता हूँ। ये हुआ कि एक आसिफ साहब हैं, उनकी एक फैक्ट्री है। कहाँ? असल्फा घाट के ऊपर में। वहां मैं रुका मैंने कैसे गया? जो आता हूँ सर, ये मैंने आजकल की जैसे फिल्में नहीं बन रही, पहले आपको कहानी बना दी फिर आया, उसी से मैं नॉन लीनियर चल रहा हूँ थोड़ा। तो मैं खैराबाद में जब वीडियोस बनाता था, गैंग्स ऑफ बिलग्राम और वगैरह वगैरह सारी चीज़ें चल रही होती थी, उस वक्त ऐसा था कि किसी ने मुझे, और साहब उन्होंने मुझे बोला कि आसिफ भाई तुम्हें पूछ रहे थे। मैंने कहा कौन आसिफ भाई? बोले वो आसिफ भाई वहीं रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, वो तुम्हारे वीडियो देखे, बोले यार पोटेंशियल लग रहा है लड़के में। मैंने बोला अच्छा। बोले कभी आए तो मैं मदद कर पाऊंगा, जितनी भी कर पाऊंगा मैं करूंगा। मैंने बोला ठीक है, खत्म हो गई बात। हालांकि मेरी अकलमंदी ये होती कि मैं उस समय ही नंबर ले लेता, मैंने उस समय नहीं लिया, नहीं उतनी अकल थी। मैंने कहा अरे बहुत शुक्रिया, चला आया। बात ये देखिए सर कि वो यूट्यूब के वीडियोस कहाँ काम आए, जो मैंने गांव में ही क्रिएट किए थे बिना किसी बजट के। अब मैं 1 साल हुआ, अब मुझे मुंबई जाना था। मैंने कहा अब मुंबई जाऊंगा। मैंने लखनऊ में जॉब करी, तनिष्क गोल मार्केट निशादगंज, एज अ रिटेल सेल्स ऑफिसर, RSO। कभी भी लखनऊ जाना हो, तनिष्क गोल मार्केट, 25 आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे नाम से ही, वहाँ पे इज्जत प्यार करते हैं वो। फिर एजिस कॉल सेंटर में मैंने काम किया, वोडाफोन में। उसके बाद मैंने लगा कि दुबई जाऊंगा। ये 2 ही नौकरियां थी लखनऊ में? ये लखनऊ की 2 नौकरियां मेरी बस। खैराबाद की एक है, स्कूल में पढ़ाता था मैं। अच्छा, क्या पढ़ाते थे? मैं बच्चों को सारे सब्जेक्ट पढ़ाता था, कक्षा 5 तक के बच्चों को। 1 साल पढ़ाया? हाँ, मेरा 1 साल पढ़ाया, लगभग 700 रुपये महीना। हाँ, और जिस दिन पैसे आते थे उसी दिन खर्च होते थे। तो तब तक मैं घर पे पैसे नहीं देता था, ऐसा कुछ नहीं था। मुंबई आने के बाद देना शुरू किया। तो मैंने अब मैंने सोचा कैसे जाऊं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको अपने फ़ोन में वो लिस्ट भी निकाल के दिखा सकता हूँ। मैंने पेन और पेपर लिया सर, और मैंने उसके ऊपर लिखा एक्टर बाबा का चंदा, और मैंने उस लिस्ट में तकरीबन 15 से 20 नाम लिखे जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो बोलते हैं यू हैव दैट पोटेंशियल। और मैंने सबसे पैसे मांगे, कॉल करके। मांगने का तरीका ये खैराबाद में हो रहा है सर। एक्टर बाबा का चंदा 2016, वो लिस्ट है मेरे पास अभी, उसका फोटो खींच लिया था मैंने। तो कॉल किया सबको, तो किसी ने कहा कि अम्मी बीमार है, किसी ने कहा कि बस कल भेजता हूँ, किसी ने कहा कि तुझे क्या जरूरत, हराम का काम है। वो ये स्टेटमेंट उनके नाम के आगे यही लिखे हैं, मैंने यही लिख दिया उनके नाम के आगे, हराम का काम है, नहीं दूंगा। अम्मी बीमार हैं, नहीं दे पाऊंगा, कल देता हूं, वापस नहीं आए, ब्रैकेट में। बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा था। जैसे किसी ने गोली, हमारे यहाँ बोलते हैं कि किसी ने झूठ बोल दिया कि कल कर दूंगा, नहीं दिया उसने, फिर वो होती गोली।
मैंने किसी के नाम के आगे लिखा है गोली, किसी के आगे लिखा है बड़ी गोली। किसी ने बड़ी गोली दे दी कि मैं तो 10,000 दूंगा, वो आए नहीं वापस। वैसा है, आए नहीं, फिर उनका कोई नहीं आया, वो लोग आए नहीं वापस। मैंने आपकी ये जो एक्टर बाबा का चंदा था जी। चंदा मिला नहीं? मिलेगा, बिल्कुल मिला था, आऊंगा। पहले मैं उनके बारे में बता दूं जिन्हें बोला था। फिर उनमें से कुछ लोग हैं, जो मेरा स्कूल का दोस्त है रजी, उसने पैसे दिए कुछ। मेरा कजिन है सैफ, उसने कुछ पैसे दिए, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000। एक मुआनी है, मामी है, उन्होंने दिए। एक भैया हैं, उन्होंने दिए। मोहित है एक दोस्त, उसने। तो एक सबने ना कुछ कुछ करके अपने पास हो गए 15 के आसपास, 15, 18, 20 जो भी था। मैं आया स्लीपर क्लास से यहाँ मुंबई। आते आते दादर स्टेशन पे मैं कॉल कर रहा हूँ आसिफ भाई को, नंबर मैंने ले लिया था। अब ये बेवकूफ़ी रही कि भाई मैं आने से पहले बताऊं, मैं आके बता रहा हूँ कि मैं आ गया हूँ। कह रहे हैं अरे मेरा यार तुम कौन? मैं साद वो अरे कौन साद? मैंने कहा वो एक्टर वीडियो बनाता था जो। कौन सा वीडियो? मैंने भेज रहा हूँ, देखिए। अच्छा अरे हाँ, अरे यार तुम दादर में खड़े हो, मेरी जूते की दुकान है, आ जाओ यहाँ पे। तो मैं दादर में, उनकी जूते की दुकान है, मैं वहाँ गया। उन्होंने पहली बार तब मैंने वड़ा पाव खाया सर उस दिन, और मुझे लगा कि कुछ है ये। तो उसके बाद मैंने उनको बोला कि मुझे जॉब दे दीजिए यहाँ पे, मैं जूते बेच लूंगा, मैं बोल लेता हूँ, बड़बड़ कर लेता हूँ थोड़ी सी, तो मैं बेच लूंगा, क्योंकि मैंने तनिष्क में काम किया है, कॉल सेंटर में काम किया है, तो मुझे आप दीजिए, मैं ये कर लूंगा। क्योंकि मैं और कोई काम नहीं करूंगा, कि मतलब मैं बहुत क्लियर था, पोछा नहीं लगाऊंगा, गार्ड नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, और मैं वो काम नहीं कर सकता। उसमें कोई तकब्बुर नहीं है, एरोगेंस नहीं है, उसमें इतना है कि मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मतलब मुझे मजा ही नहीं आएगा इसमें, मैं ये कर लूंगा, टिकट बेच लूंगा। मैंने वो भी एक जॉब लखनऊ, वहाँ दिल्ली में लगी थी, वो अलग कहानी है। तो उन्होंने बोला नहीं यार, तुम्हारा मियाँ घराने का मामला है, मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी, तुम मेरे दुकान पे चप्पल बेचोगे। मैं बोला आप उसका मत सोचिए, वो तो बैगेज लेकर ही नहीं चलता हूँ मैं, तो अम्मी को बता के आया हूँ सिर्फ, और किसी को नहीं पता कि मैं मुंबई में हूँ। वो और डर गए, कह रहे हैं अरे यार क्या बता रहे हो? मैंने कहा जी परेशान मत होइए, मैनेज कर लूंगा। तब मेरे बाल सर इतने बड़े थे, मुझे लगा हीरो लोगों के बाल लंबे होते हैं और जूते की मोरी इतनी ऊंची, वो नीचे। उसके बाद उन्होंने बोला कि यार आओ मेरे फ्लैट पे आओ। फ्लैट पे गया तो 2 लोग ऑलरेडी रखे हुए थे, उनके फादर भी थे, छोटा सा उनका फ्लैट था, बढ़िया, उसका व्यू अच्छा था। तो मैंने बोला कि कुर्ला में, तो बोले यार मैं यहाँ नहीं रख सकता, लेकिन तुमको, और मैं जुगाड़ लगाता हूँ कहाँ रख सकता हूँ। मैंने बोला क्या मैं एकदम बच्चे जैसा कि देखते हैं क्या होता है। लेकिन मेरा रात में सोने से पहले 4 मैसेज चलते थे। अब मैं देखा इरफान साहब पॉपुलर शख्सियत हैं, इरफान साहब शायद बहुत मसरूफ़ हों, उनको वक्त ना हो, तो मैं अभिनव भाई से कनेक्ट करूंगा, अभिनव भाई बहुत मसरूफ होंगे शायद, वो कनेक्ट, तो मैं डोनाल्ड से कनेक्ट करूंगा, क्योंकि ये एक दूसरे को फॉलो करते हैं। तो डोनाल्ड का अगर रिप्लाई आया तो डोनाल्ड के थ्रू यहाँ पहुंचूंगा, वो सब गणित थी मेरी। लेकिन मैसेज मेरे बहुत ही क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते थे, काम करना है, दे दो मौका मार दूंगा चौका, इस तरह की चीजें मैं लिख देता था लोगों को। आमिर खान साहब को मैसेज कर दिया था इस तरह का कुछ, तो मैं लिख देता था। तो मैंने उनको बोला कि, उन्होंने बोला फैक्ट्री है मेरी एक, लेकिन वहां रह नहीं पाओगे। मैंने कहा वहीं रहूंगा मैं, आप बताइए कहाँ है। फिर मैं गया घाट के ऊपर, असल्फा, सीधे जाके लेफ्ट मार के कपड़े बनते हैं, आसिफ भाई की पार्टनरशिप थी उसमें। वहाँ पे 17 हमारे बिहारी भाई जो हैं वर्कर्स काम करते थे। मैं वहाँ फैक्ट्री में गया, रुका, उसकी तस्वीरें हैं मेरे पास फैक्ट्री में सोते हुए आज भी। तो मैं फैक्ट्री में गया, अंदर आराम से मैं देखा, मैंने ये तो कंफर्टेबल जगह है, टीन पड़ी हुई है, बोरियां पड़ी हुई हैं, बढ़िया लोग काम कर रहे हैं, यहाँ कोना तो बहुत अच्छा है, मेरी 4 किताबें हो जाएंगी, मेरा लिखना पढ़ने वाली, मोबाइल, चार्जर, थोड़े कपड़े, एक ही बैग ले गया था हैंड वाला। तो बोले यार पैसे रहोगे, कैसे रहोगे? अरे हमने रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वहां मैं सर ऐसे वहां पे रहना शुरू हुआ फैक्ट्री में, 3 महीना रहा। फिर ये तो रहना शुरू हुआ ना, उसके बाद क्या हुआ? बताता रहूं? ठीक है। उसके बाद नहीं, मुझे लगा ज्यादा तो नहीं बोला जा रहा हूँ एकदम, वो मैं रोक दूंगा। ठीक है सर, हाँ ये बहुत अच्छा है। तो उसके बाद मैंने वहां पे मैसेज करता रहता था। तो मैंने शकील नूरानी साहब जो हैं, जुलू का गुलाम जिन्होंने बनाई, उनके बेटे हैं जिब्रान नूरानी, अनुराग कश्यप सर, तो मैं पीछे पड़ा था अनुराग सर के, तो उनके मैसेज दिख नहीं पाते थे। वही वाली बात है कि मसरूफ आदमी। वहां से मैं गया जिशान कादरी, वो भी नहीं देखे। वहां से गया मैं जिब्रान नूरानी ने मेरे ठिया गैंगस्टर लिखी थी, तो जिब्रान नूरानी ने मेरा मैसेज देख लिया, क्या करते हो? मैंने कहा एक्टिंग करता हूँ, और मुझे लगता है बहुत पोटेंशियल है, और मैं अच्छा हूँ, सच्चा हूँ, ईमानदार हूँ, मुझे मौका दीजिए, मैं कुछ करना चाहता हूँ। जवाब ही नहीं है उसके बाद। मैंने बोला कोई नहीं, हम दुखी भी नहीं होता था, क्योंकि नीचे लिस्ट में 20 लोग और हैं, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग लोगों के साथ का पड़ा। फिर जिब्रान भाई ने मुझे अचानक से एक दिन मैसेज किया कि कम टू जोगेश्वरी दीवान सेंट्रल। मैंने बोला, अब मैंने मना पूछूं क्या है? मैंने बोला नहीं बुला रहे हैं, जाओ, कुछ काम होगा। बैग उठा के सीधा पहुंच गया। वहां पहुंचा, इसके जितना ये ऑफिस है इसके आधा, इस कमरे के छोटा सा प्यारा सा एक छोटा सा ऑफिस था। मैं पहुंचा, मैंने कहा वहां पे मिले एक साहब अश्विन सोलंकी, पानी पिलाया,
क्या करते हो? ये वो जिब्रान ने तुम्हारा नंबर दिया है, क्या करते हो? मैंने कहा मैं सब कर लूँगा। बोले सब मतलब? मैंने कहा एडी कर लूँगा, डायरेक्शन कर लूँगा, राइटिंग कर लूँगा, एक्टिंग कर लूँगा, डांस कर लूँगा, गाना गा लूँगा। वो वॉक्स पॉप कर लोगे? फिर ये वहाँ से बात शुरू हुई थी, वॉक्स पॉप। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया चुपके से, व्हाट इज वॉक्स पॉप। पता चला कि लोगों से इंटरेक्ट करना। माइक दिया गया, जाओ। गया लोखंड वाला में सबसे करी, और वो सारी वीडियो यूट्यूब पे हैं। गया, सबसे बातचीत करी, वापस आया। सबको बहुत अच्छा लगा मेरा वो लखनवी, वो यूपी ह्यूमर, वो तमीज़ तहजीब के साथ एक सरकाज़म, वो बहुत अच्छा लगा लोगों को। ऐसे मुझे वो नौकरी मिली। मैंने जिब्रान भाई को बोला, आप मेरी एक्टिंग तो देख लो। बोले भाई तुमने जिस दिन मुझे मैसेज किया था उसी दिन मैंने तुम्हारा यूट्यूब चैनल देख लिया था, गैंग्स ऑफ बिलग्राम XYZ, और आई फील लाइक यू हैव पोटेंशियल, और मैं इंटरव्यूज़ करता हूँ सेलिब्रिटीज़ के, कल से तुम करोगे। तो वहाँ से मुझे मौका मिलना शुरू हुआ। फिर मैंने अनिल कपूर साहब, माधुरी दीक्षित मैम, मनोज वाजपेयी सर, कार्तिक आर्यन, आयुष्मान खुराना साहब, सबके बैक टू बैक इंटरव्यूज़ करना शुरू किया। तो यहाँ से मुझे ये इंटरव्यूज़ का शुरू हो गया। बीच बीच में क्या, मेरे बड़े अब्बा ने एक दिन फ़ोन किया, और गाँव में तो जलवा कि सारे एक्टर्स के फोटो हैं इसके, मैं भी खुश। बड़े पापा ने फ़ोन करके कहा कि तुम क्या करने गए थे वहाँ पे, 1 साल हो गया। मैंने कहा मैं एक्टिंग करना है। बोले तुम तो इंटरव्यूअर हो ना, अब इसका ग्रोथ ही होगा, कहीं और इंटरव्यू करोगे, धीरे धीरे बड़े लोग मिलते जाएंगे, एक्टिंग का क्या देख पा रहा हूँ तुम्हारी। मुझे वो बात हिट कर गई। मैंने बोला कि क्या करूँ, सोचा। फिर क्या हुआ कि मैंने ना, क्योंकि सेलिब्रिटीज के 2 घंटे मिलते थे, तो उसी में आपको कुछ ना कुछ करना है, तो आई स्टार्टेड राइटिंग। तो मैंने गैग लिखना शुरू किया। हिमांशु धुलिया सर, अली फजल भाई के साथ एक गैग लिखा, उसमें मैंने एक्ट भी किया, अपना रोल लिखा। RVCJ उनकी पिक्चर भी प्रमोट हो रही है, मैं एक्टिंग भी कर रहा हूँ, वो वीडियो मेरे कास्टिंग डायरेक्टर्स तक भी जा रहे हैं। तो वैसे करके मैंने फिर मनोज वाजपेयी सर के साथ एक्टिंग करी। वो सब मुझे शुरुआती दौर में मौके मिल गए। हालांकि उससे कुछ ऐसा वो नहीं हुआ, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी वो। तो वो करते करते मेरी कुछ मुझे नहीं पता था ये मेरी प्रोफाइल तैयार हो रही राइटिंग की। उसके बाद फिर जब RVCJ छूटा 3 साल के बाद, तब TVF में घुसा मैं। तो TVF की जर्नी वैसी थी कि मैं जब इंटरव्यू देने गया पहली बार, अब मैंने मैसेज किया, एक अभिनव आनंद भाई हैं, उनका बहुत शुक्रिया, मैंने उनको मैसेज किया कि मैं उनको ये मैसेज लिखा, मैंने कहा मैं अब RVCJ में काम नहीं कर रहा हूँ, मैं TVF में काम करना चाहता हूँ, मुझे 5 मिनट दीजिए ताकि मैं आपकी पूरी टीम के सामने खड़ा होकर ये बता सकूँ कि मैं आपके कितने काम का हूँ, और अगर मैं आपके काम का आपको लगूँ तो मुझे बैठा लीजिएगा, मुझे मौका इंटरव्यू को दीजिएगा, वरना मुझे बोल दीजिएगा जाने को, शुक्रिया। तो वहाँ पे दोस्त थे, उसने बोला कि ये एरोगेंट मैसेज लग रहा है। मैंने बोला सही में? हाँ। तो मैंने वो डिलीट कर दिया। उन्होंने पूछा क्या भेजा था तुमने? मैंने बोला वो आपका नाम, उनको प्यार से बड़े बोलते हैं, बड़े शर्मा। मैंने बोला वो मेरे बड़े पापा को मैं भेज रहा था, आपको भेज दिया धोखे से। बोला मंडे ऑफिस आ जाओ। देख लिया था। मंडे ऑफिस गया, ऑफिस पहुंचा तो शहरी श्रेयांश पांडे जिन्होंने गुल्लक 4 डायरेक्ट किया है, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया वहाँ पे कि क्या करते हो, क्या है। मैंने उनको पूरी जर्नी बताई, और मैंने पिछली रात को सेलटेक्स सीखा था कि कैसे चलाते हैं, और मैं राइटिंग के इंटरव्यू के लिए गया था, और मैंने उनको सच बोल दिया, पिछली रात को सीखा है, मैं वो राइटिंग आती नहीं है, मैं यहाँ राइटिंग सीखना चाहता हूँ, मैं ऐसे पोशाक में नहीं आया हूँ राइटर बन के एक्टिंग करने, मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे 2 लाइन भी होगी, आप क्या मुझे मौका दीजिएगा करने का, और मेरा ऑडिशन करिएगा। तो मैंने इस तरह से अपनी मार्केटिंग की, खुद को प्रेजेंट किया उनके सामने। उन्होंने थोड़ी देर के बाद मुझे देख के मुस्कुराया, और वही वाली बात है, सैलरी कितनी लोगे। तो दैट्स हाउ आई गॉट अ जॉब इन TVF। फिर उनके साथ सिलसिला चालू होता गया, फिर उनके साथ बहुत सारे स्केच किए, 200-300 वीडियोस किए, और फिर उनके साथ गुल्लक किया। उनके सारे शोज में मैं छोटे छोटे रोल करता था। फिर गुल्लक से थोड़ा लोगों ने रिकॉग्नाइज किया। फिर उसके बाद सोनू ब्यूटी पार्लर करके, मुझे आनंदेश्वर द्विवेदी हैं TVF में, DVD सर, उन्होंने मुझे एज अ हीरो देखा और मौका दिया। सोनू ब्यूटी पार्लर करके एक शो है, सुनीता राजवन मैम जो पंचायत में मेरी माँ बनी उसमें, तो वो शो हालांकि उतना वर्क नहीं किया था, लेकिन मेरे लिए वो स्पेशल था। फिर वैसे वो जर्नी शुरू हुई, फिर बाहर काम मिलने लगा। फिर खुदा हाफिज 2 मिली मुझे, पैनोरामास, कुमार मंगल पाठक जी, विद्युत जामवाल भाई, फारूक कबीर सर। फिर घर वापसी ने लोगों को सीरियस किया मेरे प्रति। घर वापसी डिज्नी हॉटस्टार पे है, डाइस मीडिया का शो है वो, उसमें मैं लाइक पोस्टर पे था, सो आई वाज वेरी हैप्पी। तो ऐसे जर्नी शुरू होती आई। इस तरह आपने TVF में कितना टाइम काम किया? मैंने TVF में आई थिंक लगभग 4 साल 4 साल थी। उसके बाद कोई नौकरी नहीं की अगर देखा जाए, आखिरी नौकरी आपकी TVF थी। और अब तो कोई नौकरी करने का इरादा भी नहीं है, जरूरत भी नहीं पड़ेगी शायद। न पड़े, मैं ये कहता हूँ। तो अपने दर्शकों को बताएं कि साद बिलग्रामी जो कि अपने करियर के बिल्कुल अभी शुरुआत में है, करने को तो हम लोग ये बातचीत अगले और 2 घंटे तक कर सकते हैं, लेकिन हम समझते हैं अभी इनका बॉडी ऑफ वर्क और बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, और हम लोग और दूसरी किस्त में साद के साथ ज़रूर बातें करेंगे। साद, लेकिन हम लोग विदा लें उससे पहले कहूँगा कि
जब से आपको हैदर भाई ने कहा कि आप हमारे शो पे आए, और अब जबकि हम लोग बातें कर रहे हैं, कुछ शायद इरादा बना हो दिल में कि ये बातें भी करूँगा, तो वो अभी आप कर सकते हैं। इरादा बना हो कुछ, मैं तो दिल से ही जो भी बात करिए करिए, लेकिन अगर मैं कुछ बात करना चाहूँगा तो वो मैं ही करना चाहूँगा कि जो एक्टर्स हैं, जो एक्टिंग करना चाहते हैं, गांव में बैठे हुए हैं, बहुत छोटी छोटी जगहों से हैं, मैं भी बहुत छोटी जगह से हूँ। अगर मैं धर्मा की फिल्म का विलन हो सकता हूँ, धड़क 2 जैसी फिल्म का, तो आपके लिए मुश्किल नहीं है, आप भी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत बहुत मुश्किल नहीं है, एफर्ट बहुत ज़रूरी है। बहुत छोटी सी बात बोलूँगा, इस बात को बोलते बोलते ख़त्म करना चाहूँगा कि अगर आप एक दरवाजे पे नॉक कर रहे हैं और पूरे संसार में कह रहे हैं कि भाई मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, मैं दरवाज़ा नॉक तो कर ही रहा हूँ, बट अगर 1 साल नहीं, मैं कह रहा हूँ 1 महीना उस दरवाजे से आवाज़ नहीं आ रही है ना, तो खिड़की में झाँक के देखो, और खिड़की में कोई नहीं दिख रहा है ना, तो खिड़की पे चढ़ो और दीवार से फांद के देखो या झाँक के देखो, जो चाहते हो वो ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल, इसका मतलब ये हुआ जो आखिरी बात आज की बातचीत में साद ने कही और साद की पूरी जर्नी में जो आपने सुनी, वो ये है कि लगातार आपको कोशिश करनी होती है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि प्रोटीन खा के जिम मारेंगे तो एक्टर बन जाएंगे, या ऑडिशन के लिए उस कास्टिंग डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के दरवाजे पे भटकेंगे तो एक्टर बन जाएंगे। सबकी जर्नी अलग है। साद की जर्नी हमें ये बताती है कि आपको लगातार कोशिश करती रहनी होगी, और कई बार अपना ईगो थोड़ा किनारे रखकर वो मेहनत करनी पड़ेगी जो उनकी अब तक की करियर में हमको दिखाई दी है। तो साथ हम लोग इजाज़त देंगे, लेकिन फिर भी कहूँगा कि कुछ और आपके दिल में रह गया हो तो आज उसे कह दीजिए। मेरे दिल में अगर कुछ रह गया हो, नहीं तो हम आपसे कहेंगे कि गाना गाकर सुनाइए। गाना गाकर सुनाओ। गाना तो मैं गा सकता हूँ, बहुत पहली बार गा रहा हूँ किसी इंटरव्यू में गाना। ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया, उड़ने लगा क्यों मन बावरा रे, आया कहाँ से ये हौसला रे, ओरे पिया ओरे पिया। क्या बात है, क्या बात है। अब बहुत अच्छा था। अब चूंकि इस तरह के इंटरव्यू में आपके लैपल वैपल बंधे होते हैं, नहीं तो मैं कहता कि वो जो पोल के नीचे स्ट्रीट लाइट पे खड़े होके अपनी परछाई देख के डांस कर रहे थे। हाँ हाँ, वो क्या था, चंदा किस एक्टर, किसका चंदा, किसका, वो जो एक्टर बाबा का चंदा, एक्टर बाबा का चंदा, वो हमें दिखाइएगा, वो ज्वेलरिस्ट, वो हम प्रोग्राम में लगाएंगे। हाँ, मैं आपको भेज दूंगा वो। ठीक है, तो हम लोग अब इजाजत लें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप थे साद बिलग्रामी के साथ, जो कि एक उभरते हुए, बल्कि एक मैं कहूँगा कि उभर चुके यंग एक्टर हैं। आप उन्हें प्यार करते हैं, इसी तरह उनसे प्यार करते रहिए। आने वाले दिनों में उनकी और भी नई फिल्में, वेब सीरीज, नए प्रोजेक्ट्स आएंगे। तो साद बिलग्रामी के साथ ये चर्चा हम यहाँ पर समाप्त करते हैं।